बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, अफगानिस्तान में आने वाली नई हुकूमत और तर्जुमान तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान के लिए किसी किस्म का भी कोई ख़तरा नहीं है नई आने वाली हुकूमत की जानिब से, और सी पैक अफगानिस्तान के लिए भी अहम है। चीन के साथ मामलात हम बहुत बेहतर तरीके से चलाएंगे और हैबतुल्लाह जो हैं वो सुप्रीम लीडर नामजद हैं, मुल्ला बरादर सरबराह होंगे। मगर अमरीका जो है वो पहले ही नई आने वाली हुकूमत को तस्लीम करने से इनकारी है। और अब प्यूटन भी कहते हैं कि तालिबान जो हैं पहले अपने आप को महज़िब अक़वाम का हिस्सा बनाएं और फिर उसके बाद हम देखेंगे। जबकि यूरोपीय यूनियन ने तो मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है कि वो नई आने वाली अफ़गान हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। और पंजशेर पर भी दूसरी जानिब जो है तालिबान का कंट्रोल हो चुका है, तालिबान की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। जबकि अहमद मसूद के ग्रुप की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि हमने भारी अक्सरियत में जो है वो नुकसान पहुँचाया है तालिबान को। लेकिन देखना यह है कि कंट्रोल कितने हद तक और किस हद तक होता है, क्योंकि तालिबान ने जश्न भी मनाया है। और आने वाले दिनों में कितना खुशहाल और पुरअमन अफगानिस्तान होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ तालिबान का भी बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो अपने इमेज को किस तरीके से बिल्ड अप करते हैं दोबारा से। और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान के दौरे पर हैं और वज़ीर आज़म साहब के बयानात के ऊपर भी बात करेंगे। तो उन्होंने कल खिताब करते हुए कहा कि लोग टैक्स नहीं देते और कहते हैं ये ख़राब है वो ख़राब है, आपके अमाल अच्छे नहीं होंगे तो आप जन्नत में कैसे चले जाएंगे, बस आप ऐसे ही जन्नत में जाने की बातें करते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि गरीबों के समंदर में तरक्की नहीं हो सकती। गुर्बत ख़त्म करने के लिए चीन जो है वो रोल मॉडल है और रियासत मदीना में चीन का रोल मॉडल होना भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि अभी तक हम तय नहीं कर पाए कि हमारा रोल मॉडल क्या होगा। और नया पाकिस्तान बनाना बटन बनाने से तो नहीं मुराद, ऐसा भी कहा वज़ीर आज़म साहब ने। उन्होंने कहा कि बटन दबा देने से नया पाकिस्तान तो नहीं बन जाएगा, सिस्टम बदलने में वक्त लगता है और माइंड सेट की तब्दीली जो है वो शुरू हो चुकी है। तो कितना शुरू हुई है और कैसे शुरू हुई है, इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और हुकूमत के जी 4 साल जो दौर है वो मुकम्मल होने जा रहा है और चौथे पार्लिमानी साल का आगाज करने जा रही है हुकूमत जो है वो 13 सितंबर को सुबह 11 बजे इसका इजलास भी होगा। इस हवाले से भी बात करेंगे। और अफगानिस्तान के ऊपर जो बयानिया है हमारी मौजूदा हुकूमत का, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और मौलाना फजल रहमान साहब जो कहते हैं कि ये जो हुकूमत का चौथा साल शुरू होने जा रहा है, तो ये कहाँ का इंसाफ है कि हुकूमत जो है वो 5 साल मुकम्मल करे और आइंदा आने वाले इंतखाबात भी हम जीतेंगे और हुकूमत बनाएंगे, ऐसा कहा गया वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से। और कोरोना सूरत हाल पर भी बात करेंगे, क्योंकि एक मरतबा फिर से कोरोना सर उठाने लगा है, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करा दूं। तो जनाब सैयद तसद्दुक़ गिलानी साहब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तज्ज़ियाकार हैं। तसद्दुक़ साहब बहुत शुक्रिया। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से बात शुरू करेंगे और काफ़ी वक्त से हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। नई आने वाली गवर्नमेंट है और उन्होंने कोशिशें भी तेज़ कर दी हैं। हैबतुल्लाह सुप्रीम लीडर के तौर पर नामज़द कर दी है, मुल्ला बरादर सरबराह होंगे, ये उन्होंने स्ट्रेटजी अपनी बना ली है। लेकिन अमरीका तो पहले ही इनकारी था। प्यूटन कहते हैं महज़िब अक़वाम बन के दिखाएं, महज़िब अक़वाम का हिस्सा बने तो फिर हम तस्लीम करेंगे। यूरोपीय यूनियन तस्लीम करने को तैयार नहीं है, तो कितनी मुश्किलात होंगी? जी एहसन भाई, जैसे हमने शुरू में बात की कि जब तालिबान इन्वेट करेंगे काबुल को तो थोड़ी सी मुश्किलात होंगी। पहले तो अमेरिका को सबको पता है, आइडिया नहीं हुआ कि इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा। उनका ख्याल था कि चलें इसमें वक्त लगेगा और उस दौरान कोई निगोसिएशन हो जाएगी और कोई ऐसी हुकूमत बन जाएगी जो इंटरनेशनल लॉबी के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए काबिल कबूल हो। लेकिन ये इतनी जल्दी में हुआ कि शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंची और बाकी जो अपोजिशन थी तालिबान के अगेंस्ट, जो वहाँ पे जो हुकूमत हुआ करती थी, वो या तो मुल्क से चली गई और या ये है कि वो कहीं अंडरग्राउंड हो गई। तो इस सूरत हाल में अब एक वाज़ेह नक्शा है कि तालिबान इस वक्त अफ़गानिस्तान पर उनका कंट्रोल है। वादी पंजशेर में वो स्ट्रगल कर रहे थे। मुतज़ाद इतलात जैसे आपने कहा कि तालिबान ने दावा किया कि जी हमने कंट्रोल हासिल कर लिया है इलाके पे कंट्रोल कर और जो नायब सदर हैं वो कहते हैं जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब जो पुतिन की आपने बात की, बात यह है कि चाइना और रशिया और पाकिस्तान ये किसी हद तक अलाइंड हैं
कि तालिबान की हुकूमत अगर आएगी तो उनको हम फैसिलिटेट भी करेंगे। उसके साथ साथ आप देखें तो जर्मनी ने भी और कुछ और ममालिक ने भी ये कहा है कि हम अफ़गान अवाम की मदद करेंगे। अब अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने भी इस बात को एम्फेसाइज़ किया कि दुनिया आगे आए और अफ़गान अवाम को इस वक्त तनहा न छोड़े, उनकी इमदाद बढ़ाए। तो सूरत हाल ये भी कहा जा रहा है ना कि डायरेक्ट भी इमदाद नहीं देंगे हम और अपने मुख्तलिफ रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, लेकिन बात यह है कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इस वक्त वर्ल्ड कम्युनिटी में भी। अब अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट को कबूल ना करना या उसको रिकगनाइज़ ना करना, इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पे अपना सफारत खाना नहीं खोलेंगे। अफ़गानिस्तान वहाँ पे सफारत खाने उन ममालिक में नहीं खोलेगा तो एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा, ये एक बात है। लेकिन अफ़गानिस्तान की हुकूमत को और उनके अवाम को फैसिलिटेट करना, मेरा ख्याल इस पर काफ़ी हद तक इत्तफ़ाक़ है। तो मुझे लगता ये है कि थोड़ा सा वक्त लिया जाएगा जिसमें तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसको मॉनिटर किया जाएगा, देखा जाएगा वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इस तरह के मामलात करें जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को कंसर्न हो उससे। जैसे हमने कहा कि उनके अंदर जो अपने ग्रुप्स बैठे हुए हैं जो कि जैसे IS है, जैसे TTP है, जैसे चाइना के अगेंस्ट ग्रुप्स हैं, तो ये ग्रुप्स ऐसे तो नहीं है जो खुदा न खास्ता वो वहाँ से खुल के ऑपरेट करें और दुनिया को एक दोबारा मसाइल पैदा हों। तो मेरा ख्याल इस चीज़ का इंतज़ार किया जाएगा कि तालिबान किस तरह से कंट्रोल करते हैं। इंतज़ार किया जा रहा है और उनको मॉनिटर किया जाएगा कि कैसी गवर्नमेंट तश्कील देते हैं और आगे के मामलात वो किस तरीके से देखते हैं। तो इसी के ऊपर मज़ीद बात करेंगे। ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अफगानिस्तान की नई आने वाली हुकूमत के मुतालिक बात हो रही थी और ईरानी तर्ज की गवर्नमेंट जो है वो सामने हमें नज़र आ रही है। जैसे ये कहा जा रहा है कि हैबतुल्लाह सुप्रीम लीडर होंगे, मुल्ला बरादर सरबराह होंगे और बिल्कुल वैसा ही फार्मूला दिया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान ने हमारे लिए बहुत साथ दिया है, तो पाकिस्तान को हमारी तरफ से किसी किस्म का ख़तरा नहीं होगा। तो तसद्दुक़ गिलानी साहब, पाकिस्तान के लिए तो ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान को किसी किस्म का ख़तरा नहीं होगा, शोर भी किया जा रहा है और CPEC के हवाले से भी अफगान तालिबान जो हैं वो बहुत कनिंग हैं और उसको देख रहे हैं कि वो उनको माशी मंडियों तक भी लेके जाएगा। ये कितनी श्योरिटी है? देखें, ये जो बात अभी हुई है तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से, वो हुई है कि जो CPEC है वो अफ़गानिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है। ये एक शऊरी बात है, बड़ी खूबसूरत बात है और इसका मतलब ये है कि तालिबान ये समझते हैं कि CPEC से जो लैंड लॉक अफ़गानिस्तान है उसके लिए बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और तरसील बढ़ेगी और उससे इस वजह से उनका इंटरेस्ट होगा कि CPEC के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर जो को खुदा न खास्ता लोग बैठे हैं अफ़गानिस्तान में वो उसको नुकसान ना पहुँचाएँ। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। अब प्रैक्टिकली वो इसको किस तरह मैनेज करेंगे, मेरा ख्याल है वो मैनेज इस तरह करेंगे कि वो TTP को अलाइन करने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ भी और इंटरनली भी कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई एक्शन ना लें। लेकिन TTP को जब ये अलाइन करने की कोशिश करेंगे तो देखें हार्ड लाइनर्स हर जगह होते हैं, उसमें से ये ख़तरा है कि जो हार्ड लाइनर्स हैं वो खुदा न खास्ता IS या किसी और के साथ मिलके ये वेंचर ना लॉन्च करें। और अगर ऐसा होता है तो फिर तालिबान को प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे पाकिस्तान के साथ मिलके कि कोई ऐसी चीज़ लॉन्च होती है पाकिस्तान या CPEC के अगेंस्ट जो इंडिया भी फंड कर सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है उसके भी मफादात हैं, उसमें हराम हुई हैं अभी फिलहाल। तो फिर वो उनको कैसे हैंडल करेंगे और उसके लिए अस्करी तौर पे उनको हैंडल करना पड़ेगा, उनके कैंप्स को वहाँ ख़त्म करना पड़ेगा, उनको जो वहाँ फैसिलिटेटर्स हैं उनको टैकल करना पड़ेगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब प्रैक्टिकली वो जब आगे चलेंगे तो पता चलेगा कि वो कितनी कामयाब होती हैं, क्योंकि देखें TTP को डेफिनेटली हमारे दुश्मन अगर वो फंडिंग कर रहे हैं, अगर TTP थोड़ी सी अलाइन हो जाती है तो इसका मतलब है कि उनके इरादे खाक में मिल सकते हैं। लेकिन हार्डलाइनर्स को TTP के साथ तो दाइश भी मौजूद है और वहाँ पर चीन के खिलाफ भी बहुत से ग्रुप मौजूद हैं। तो ये तो तमाम सूरत हाल देखना पड़ेगी किस तरीके से वो कैप्चर करते हैं। आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। मैं यही कह रहा हूँ ना, जो देखें आप हार्ड लाइनर्स हर जगह होते हैं जो कि फंडामेंटली ये समझते हैं कि नहीं हमें ये चीज़ें करनी है, तो वो हार्ड लाइनर्स डेफिनेटली इकट्ठे हो सकते हैं, वो IS की तरफ जा सकते हैं, वो किसी और ग्रुप की तरफ जा सकते हैं ताकि वहाँ उनको फंडिंग मिले
और वो अपने मकासद को पूरा करें। तो ये एक प्रैक्टिकली काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होगा। तो इसके लिए होपफुली पाकिस्तान भी और अफ़गानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट है वो भी इसके लिए तैयार होगी। और ना सिर्फ ये, बल्कि देखिए मल्टी डायमेंशनल पार्ट है। जैसे आपने जिक्र किया कि चाइना को भी ख़तरा है। अब चाइना के जो ग्रुप जो उनके अगेंस्ट काम करते हैं उनको भी मॉनिटर करना है, उनको भी कंट्रोल करना है, चाइना के साथ भी अलाइन करना है। इसी तरह जो अमेरिका और यूरोप है उनको भी IS से और मुख्तलिफ ग्रुप से अलकायदा वगैरह से ख़तरा हो सकता है, उनके साथ कैसे टैकल करना है। तो ये अच्छा खासा काम है करने वाला, और उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, रीजनल पावर्स के साथ तालिबान को अलाइन करना बड़ा ज़रूरी है। इससे ये होगा कि जो इंटरनल ग्रुप्स वहाँ बैठे हैं वो तालिबान के अगेंस्ट कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, जिससे उनकी गवर्नमेंट को एक और मसला पैदा हो सकता है। तो मेरा ख्याल है अगले चल के कोई 5-6 महीने बड़े इंपॉर्टेंट होंगे इस तनाजुर में। जो आपने बात की ना, पेटिन ने जो जिक्र किया कि ये हम देखेंगे किस तरह से तालिबान जो है अपने आप को तो मेरा ख्याल वो सारी नहीं बना पाते, वो 3 से 6 महीने ऐसे होंगे या शायद ज़्यादा भी हों जिसमें ये लोग ऑब्जर्व करेंगे कि तालिबान वाकई कमिटेड हैं और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अलाइन हैं। लेकिन अभी तक तो वो कमिटेड नज़र आ रहे हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद के बयानात को देखें, लेकिन आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा। लेकिन मोहतात रवैये की अज़हद ज़रूरत है। जिसने दीगर खित्ते के अंदर सब मोहतात रवैया अपनाए हुए हैं, तो जितने भी ममालिक हैं आस पास के पड़ोस के, उनको भी मोहतात अंदाज में चलना पड़ेगा और सिचुएशन वक्त के साथ साथ वाज़े हो जाएगी। ज़रा इंटरनली मामलात का भी जिक्र करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के बयानात से बात शुरू करेंगे। तो उन्होंने ये कहा है कि लोग जनाब टैक्स नहीं देते और वो कहते हैं जी ये भी ख़राब है, वो भी ख़राब है, अच्छे अमाल के बगैर आप जन्नत में कैसे जाएंगे, हालांकि आप जन्नत में जाने की बातें करते हैं। और गरीबों के समंदर में तरक्की नहीं हो सकती और गुर्बत का ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, और चीन जो है हमारा रोल मॉडल है। अभी तक ये वाज़े नहीं हो सका तसद्दुक़ गिलानी साहब कि आया चीन हमारा रोल मॉडल है, या आया रियासत मदीना हमारा रोल मॉडल है, या आया हमने मलेशिया को देखना है या सऊदी अरब को देखना है। इस पे हम पहले भी बारहा बात कर चुके हैं कि ये वाज़े नहीं हो सका। लेकिन गुर्बत ख़त्म करने के हवाले से भी कोई स्ट्रेटजी नहीं दी जा रही, और ये कहा जा रहा है कि लोग टैक्स नहीं दे रहे। जी बिल्कुल। देखें, ये जो आपने बात की ना, चाइना का रोल मॉडल होना, मलेशिया का रोल मॉडल होना, या रियासत मदीना के हवाले से बात करना, अगर चौथा साल होने वाला है, अगर शुरू हो रहा है जी पार्लिमानी साल, तो अगर आज भी खान साहब को ये नहीं पता कि इन रोल मॉडल्स में से हमने किस मॉडल को फॉलो करना है या किस पार्ट को किस जगह फॉलो करना है, तो इसका मतलब है स्ट्रैटेजी पे कोई ख़ास काम नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात यह है कि खान साहब की आप तकरीरें सुने अपोजिशन के टाइम की, और जो उनका इलेक्शन कैंपेन थी उस दौरान, और इवन बाद में जब, या उससे पहले जब धरना और वो चीज़ें हुई थी, उन्होंने कहा जी मैं जब आऊँगा, ये गवर्नमेंट्स तो इन पे कोई ट्रस्ट नहीं करता, इनको तो लोग टैक्स नहीं देते, मैं आऊँगा, मैं आपको टैक्स कलेक्ट करके दिखाऊँगा, डबल टैक्स लेके दूँगा। तो ये आप 3 साल तो कंप्लीट हो गए, अब खान साहब को मेरे ख्याल ये समझ आ गई है। लेकिन नहीं तसद्दुक़ गिलानी साहब, टैक्स तो वो लोग दे रहे हैं जिन लोगों ने देना है। आप टैक्स दे रहे हैं, मैं टैक्स दे रहा हूँ, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है। और शौकत तरीन साहब के बयान तो आपने सुने ही, जिन दिनों बजट आना था उसके बाद तो वो गायब भी हो गए। उन्होंने बहुत से बयान दिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस का दायरा कार हमें बढ़ाना पड़ेगा ताकि फिस्कल डेफिसिट को हम किसी तरीके से ठीक कर सकें, और फिर बढ़ाए भी गए, और ऐसे बढ़ाए गए कि गरीब आवाम की चीखें निकल गई, महंगाई जो है कहां से कहां पहुंच गई। तो टैक्स तो लोग दे नहीं रहे। जी बिल्कुल। ये किन लोगों के टैक्स की बहुत अच्छी बात की। देखें, जो खान साहब बात कर रहे हैं ना, वो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो उनके आसपास भी बैठे हैं। अच्छा। और मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स में आसपास बैठे होते हैं। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगना चाहिए। देखें, दुनिया सारी में जो अमीर तबका होता है वो टैक्स पे करता है और गरीब लोग फैसिलिटेट होते हैं। पाकिस्तान जैसे चंद ऐसे ममालिक हैं जो गरीब से टैक्स कलेक्ट करते हैं, और अमीर जो है ना वो आराम से उनको खर्च करते हैं। वो खर्च करता है। अब मसला ये है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि देखें, आपको और मुझे तो तनख्वाह मिलने से पहले टैक्स कट जाता है, उसके बाद हम पेट्रोल डलवाते हैं, टैक्स देते हैं, हम बिजली का बिल देते हैं, टैक्स देते हैं, हम बाजार से चीज़ें लेने जाते हैं, टैक्स। तो खान साहब को मेरे ख्याल इस चीज़ का पता होना चाहिए कि खान साहब इस मुल्क की बड़ी आबादी इनडायरेक्ट टैक्सेस देती है, इसी वजह से आपके मामला चल रहे हैं। आप
ये माने कि आप लोग फोकस नहीं कर पाए उन लोगों को जिनका आप जिक्र किया करते थे, जिनसे आपको टैक्स लेना चाहिए, जिनसे टैक्स लेना था उनसे टैक्स ले नहीं पाए। उसमें यह है कि तमाम लोग आ चुके हैं। माइंडसेट की भी तब्दीली की बात की है, तो माइंडसेट किस तरह तब्दील शुरू हो चुका है, उसकी तब्दीली के ऊपर भी बात करेंगे। और मौलाना भी मुतहरिक हो गए हैं, वो कहते हैं कि 5 साल हुकूमत पूरे करे, ये कहाँ का इंसाफ है। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक पर जा रहे हैं। वेलकम बैक जी नाजरीन। आगाज़ हो चुका है पार्लिमानी साल का और चौथा पार्लिमानी साल है ये मौजूदा गवर्नमेंट का। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि नया पाकिस्तान जो है वो बटन दबाने से हासिल नहीं हो जाता, बल्कि इसके लिए बहुत ज़्यादा तरद्दुद करने पड़ेंगे, मेहनतें करनी पड़ेंगी, सिस्टम बदलने में वक्त लग जाता है। और अब भी रास्ते में बड़ी रुकावटें हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रास्ते दुश्वार हैं। और उन्होंने माइंड सेट की तब्दीली की भी बात की। उन्होंने कहा माइंड सेट की तब्दीली जो है वो उसका आगाज़ हो चुका है, शुरू हो गई है। तसद्दुक़ गिलानी साहब, पहले तो आपसे ये जानने से पहले कि माइंडसेट की तब्दीली शुरू हो चुकी है और कितना माइंडसेट तब्दील हुआ है, इससे पहले क्योंकि आप भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो क्या माइंडसेट किस तरह तब्दील होता है? एहसन भाई, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। माशाल्लाह खान साहब बहुत अच्छा बोलते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। माइंडसेट तब्दील होना एक, वो कहते हैं ना, एक लॉन्ग प्रोसेस है। और ख़ास तौर पे आप तवज्जो देते हैं नौजवान नस्ल पे कि जिनकी जहन साजी आप करते हैं एक ख़ास स्ट्रेटजी के हवाले से कि उनको समझ आए कि आप माशरे को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं और वो किस तरह सोच बदलें अपनी। तो अगर हम ये बात करें खान साहब की, तो खान साहब अभी काफ़ी लंबा हमें एक प्रोसेस दिखा रहे हैं जो कि, और ये बहुत अच्छी बात है, माइंडसेट बदलेगा तो मामलात बदलेंगे। मेरा ये ख्याल है कि खान साहब को दो चीज़ें करनी चाहिए। एक तो ये कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस बिल्कुल ठीक है कि आप माइंड सेट बदलेंगे, इसमें 10 साल भी लग सकते हैं, 20 भी लग सकते हैं, शायद ज़्यादा भी लग सकते हैं, ताकि कौम एक नई कौम बन के उभरे। लेकिन जो शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, उसमें आप ये करते हैं कि आप अपने मुल्क के अंदर इंसाफ के निज़ाम को फैसिलिटेट करते हैं ताकि इंसाफ के निज़ाम के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब करप्ट आदमी को, जब क्रिमिनल्स को सज़ाएं मिलती हैं, तो आम तौर पे ना एहसन भाई 70-80-90% लोग ऐसे जुड़े होते हैं क्राइम्स के साथ जो सिर्फ इसलिए जुड़ते हैं कि यार बाकियों के साथ तो कोई मसला नहीं है, तो हम भी इस बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो वो लोग, जैसे कराची में जब सजाएं नहीं मिलती थी, मामलात ख़राब थे, आप यकीन करें स्टूडेंट्स भी ये काम करते थे कि चले पैसे कमा लेंगे। तो जब थोड़ी सख्ती हुई तो अब वो पीछे हट गए। तो होता ही है, जब आप सजाएं देते हैं, जब आप लॉ एंड ऑर्डर के इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आम तौर पे जो 70-80% लोग जो शौकिया जुड़े होते हैं वो हट जाते हैं, वो हटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी कितना माइंडसेट तब्दील हो चुका है? क्योंकि आगाज तो उसका हो चुका है, तब्दीली शुरू हो चुकी है, कितना तब्दील हुआ? मेरा ये ख्याल है, टू बी ऑनेस्ट, कि माइंडसेट की तब्दीली ऐसा सच हुई कोई नहीं। अब खान साहब कहते हैं ना, मुझे कहते हैं जी आप तब्दीली क्यों नहीं आई? खान साहब आपसे वो लोग पूछ रहे हैं जो टैक्स देते हैं, वो कहते हैं नहीं टैक्स तो हम देते हैं। खान साहब तब्दीली क्यों नहीं आई? अच्छा, तो जो दूसरे लोग जो टैक्स नहीं देते उनको अपने आसपास तलाश करें, अपने कॉरिडोर्स में तलाश करें, वहीं आपको मिलेंगे जो टैक्स नहीं देते, और उनके साथ बहुत सारे और लोग हैं इस तरह के। तो जो तब्दीली है, ज़हनी तब्दीली, वो तब आएगी जब आप अपने अमाल से, गवर्नमेंट अपने अमाल से दिखाएगी कि जो लोग आपके कॉरिडोर्स में फिर रहे हैं और जो टैक्स नहीं देते, जो क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, वो आपके कॉरिडोर्स में नज़र नहीं आएंगे। तो लोग कहेंगे हाँ यार ये बंदा है जिसने निज़ाम बदल दिया। तो उसके बाद ट्रस्ट और बढ़ेगा। अभी मुझे लगता ये है कि हाँ साहब ट्रस्ट थोड़ा सा कम हुआ है लोगों का। वो देखते हैं यार आपके आसपास तो वही लोग हैं जिनको कल आप गालियां देते थे, आज वो आपके आसपास बैठे हैं। अपने साथ मिला के रखा हुआ है। चौथे साल की बात की, जैसे चौथे पार्लिमानी साल का आगाज हो चुका है, तो मौलाना फजल रहमान साहब, जो PDM दोबारा से मुतहरिक हुई नजर आती है, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा कि ये इंसाफ तो नहीं है कि 5 साल जो है गवर्नमेंट पूरी करे। और साथ ही साथ उन्होंने नून लीग से भी बयानिए की बात ले ली है कि बयानिया क्या है नून लीग का और किस तरीके से चलेंगे, क्योंकि मौलाना तो पूरे अज़्म के साथ गवर्नमेंट को गिराने के चक्कर में है। तो वो बार बार ये कह रहे हैं ये इंसाफ नहीं है। तो आपको लगता है कि वाकई इंसाफ नहीं है? और जो इंसाफ वाले हैं बुज़दार साहब, वो कहते हैं हम अभी भी हैं और हम आने वाले 5 सालों में भी हैं। देखिए, मौलाना साहब का एग्जैक्टली यही फ़िक्र है
कि अगर खुदा न खास्ता ये गवर्नमेंट कंटिन्यू कर गई और अगली दफ़ा फिर कहीं इसी तरह का मामलात हुए जो पिछली दफ़ा हुए थे, तो अगले 5 साल भी यही आ जाएंगे। मौलाना साहब ने पहले दिन से नवाज शरीफ साहब से कहा था कि केपी में हम मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं, इनको जो है वो हम फारिग करते हैं पीटीआई को। अब नवाज शरीफ साहब को शायद नज़रियाती तौर पे उस वक्त ये समझ आया कि नहीं, अब जिसकी जहाँ अक्सरियत है उनको बनाने दें। तो मौलाना वो टेक्निकल मिस्टेक लगती है मौलाना साहब को, नवाज शरीफ साहब की, क्योंकि उस वक्त अगर केपी में गवर्नमेंट मौलाना साहब की या उनके और लोगों के साथ मिलके बन जाती तो वो बड़ा टफ टाइम दे सकते थे फेडरल गवर्नमेंट को। वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। तो अभी जो बयानिया की बात कर रहे हैं मौलाना साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं नहीं कौमी हुकूमत बनाएं, उन्होंने शायद कह दिया। मरियम ने ये कहा कि देखें नवाज शरीफ साहब ने कभी कौमी हुकूमत की बात नहीं की, उन्होंने कौमी यकजहती की बात की। लेकिन तो मरियम साहिबा अब ये भी कहती हैं ना मुफाहमत होगी ना कोई और बात होगी, हम बात करना ही नहीं चाहते। हम बात करना ही नहीं चाहते। वो इसलिए नहीं करना चाहते कि देखें वो ये कहते हैं कि हम गवर्नमेंट से बात नहीं करना चाहते। मरियम ने कहा कि हम गवर्नमेंट के अलावा हर एक से बात करने को तैयार हैं। आप समझ रहे हैं ना मैसेज क्या है? तो वो बाकियों से बात करने को तैयार हैं। अब मौलाना साहब ये कहते हैं कि इस गवर्नमेंट को मजीद वक्त मत दे। उनका पॉलिटिकल सेंस है, ये कहता है कि इनको टाइम देंगे। तो जैसे हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि उसके बाद तो लास्ट ईयर में लोग फंड फेंकते हैं और वोट खरीदते हैं या मतलब तरक्याती काम करते हैं। मौलाना ये बयानियां दे रहे हैं वो ज्यादा टाइम देने के चक्कर में नहीं है, बार बार वो बात कर रही हैं 5 साल पूरे, ये इंसाफ तो नहीं। और ये बयानियां तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी था, तो ये क्यों नहीं साथ फिर चल पाए? अच्छा, पीपल्स पार्टी बड़ी टेक्निकली डिफरेंट बात करती है। वो ये कहते हैं कि पंजाब में नून लीग हमारे साथ मिले और हम बुज़दार साहब की हुकूमत का खात्मा करें। पंजाब में हमजा शहबाज साहब को आप ले आएँ, ठीक है, ये जो 2 साल बच गए, और उसके बाद जो मरकज़ है उसमें बिलावल भुट्टो साहब 2-1 साल के लिए आ जाएं, तो मामलात इस तरह हो जाएं। नून लीग जो है ना वो कहती है जी इन चक्करों में ना पड़ें, आप इस वक्त इस गवर्नमेंट को ख़त्म करें और नए इलेक्शंस लेके आएँ और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, हर एक को अपना हिस्सा मिले। आप सिंध में अपना हिस्सा लें, जहाँ पे जिसका बनता है वो लें। तो ये इख्तलाफ है इन दोनों के यानी फिर ये मुकम्मल तौर पर हिस्सों की सियासत चल रही है और तो कुछ नहीं चला। लेकिन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। वो कह रहे हैं आने वाली गवर्नमेंट भी हमारी होगी और देखिएगा मुद्दत भी पूरी करेंगे, तो पूरी तो मुद्दत करनी चाहिए। ये भी इस पे भी मैं आपसे नैरेटिव थोड़ा सा लेना चाहूँगा क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है कि बलदियाती इंतखाबात की भी बात कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म साहब तो अब ज़्यादा मुतहरिक हो गए हैं। वो कहते हैं जल्द अज जल्द बलदियाती इंतखाब कराए जाएँ। अब तो टाइम इतना थोड़ा रह गया, तो कराने तो पता नहीं कब थे और आखिरी वक्तों में अब कराना क्या याद आया? जी हसन भाई, ये ना अगर आप गौर करें तो हमारे मुल्क में ना एक सियासत एक दायरे में घूम रही है। तो पिछली गवर्नमेंट्स में भी आप देखें तो सारा टाइम वो बलदियाती इदारों को डिसेबल करके आखिरी साल में इंतखाब करा देते हैं। उसके बाद नई गवर्नमेंट आती है, करते हैं हाँ, पावरफुल करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि वहाँ पे ना अगले इलेक्शन में जो बुनियादी वो जो वोट्स आने हैं हल्कों से, वो फिर वहाँ से इन्फ्लुएंस उनका बढ़ता है। तो एक फ़ायदा तो ये होता है, दूसरा वो पैसे लगाते हैं फिर आखिरी साल में। तो लेकिन नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आती है वो आते साथ ही बलदियाती इदारे खत्म कर देती है। ये एक चूहे बिल्ली का खेल लगा हुआ है। यहाँ पे खान साहब ने भी वही किया है जो ट्रेडिशनल गवर्नमेंट्स कर रही हैं। तो खान साहब ने कोई खास तब्दीली, इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की भी खान साहब बात कर रहे हैं और तब्दीली का इंतज़ार था, तब्दीली का इंतज़ार है, तब्दीली का इंतज़ार रहेगा और ऐसी तब्दीली हमें चाहिए जो पाकिस्तान के हक़ में और पाकिस्तान के मुफाद में हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।